दोस्तों नमस्कार। साल था 1987 और नवंबर का महीना। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और उस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए निराशाजनक खबर थी, क्योंकि रिलायंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की टीम मैच हारकर वर्ल्ड कप की होड़ से बाहर हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद अचानक एक बड़ी घोषणा होती है। सुनील गावस्कर अपने संन्यास का ऐलान करते हैं। और जब सुनील गावस्कर अपने संन्यास का ऐलान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने का फैसला करते हैं, तब पत्रकारों के सवाल सबको हतप्रभ कर देने वाले थे। गावस्कर का फैसला भी सबको हतप्रभ कर रहा था। लेकिन संन्यास क्यों लिया? फॉर्म में रहते हुए, पीक पर रहते हुए सुनील गावस्कर ने संन्यास क्यों लिया? इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि संन्यास तभी लेना चाहिए जब लोग पूछे कि संन्यास क्यों लिया। तब संन्यास लेने का कोई मतलब नहीं है जब लोग कहें कि हटाओ भाई, अब टीम से इनकी जरूरत नहीं है, कितनी जल्दी ये संन्यास लेकर पिंड छोड़े, उस वक्त संन्यास लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब आप कहेंगे कि आज इस वाकये की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? क्या भारतीय राजनीति में तब तक लोग राजनीति करते हैं जब तक गर्दन हिलती रहे? सियासत में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों के सवाल उठते रहे, चाहे वो कितने भी बड़े संवैधानिक पद पर हो, तब क्यों सवाल ये किया जाता है? कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आज पिछले 4-5 दिनों के घटनाक्रम को देखकर मौजू हो चले हैं। मौजू इसलिए हो चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। 10 दिनों के बाद प्रधानमंत्री 75 साल पूरे कर लेंगे। क्या 75 साल पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से 17 सितंबर के बाद का प्रधानमंत्री का कोई शेड्यूल पता नहीं चल रहा कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी को नहीं पता प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। और एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जो हर साल होता है, यूएन जनरल असेंबली, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जाने वाले थे। वो कार्यक्रम उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में न्यूयॉर्क जाना, महासभा को संबोधित करना, आमतौर पर यह काम प्रधानमंत्री करते हैं। कभी कभार यह काम विदेश मंत्री से कराया जाता है। जब कुछ दूसरे महत्वपूर्ण विषय हो तब प्रधानमंत्री नहीं जा पाते और यह काम विदेश मंत्री से कराया जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री को नहीं जाना होता है, तब तकरीबन 2-3 महीने पहले से लोगों को पता होता है कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उस वर्ष विदेश मंत्री भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे और भारत की तरफ से महासभा को संबोधित करने का काम वही करेंगे। लेकिन अचानक आज सुबह जो खबर आई, यूं कहे कि कल रात से ही इस खबर की चर्चा तेज हो गई थी कि प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने का कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री अपने दौरे में रद्दो बदल कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहे। कई लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं कि ट्रंप के साथ जो तनातनी की स्थिति है, इस वजह से नहीं जा रहे। क्या रिचर्ड निक्सन के साथ जब इंदिरा गांधी की तनातनी की स्थिति थी, तो क्या इंदिरा गांधी ने यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करना छोड़ दिया था? कई बार यासर अराफात संयुक्त राष्ट्र गए, ये जानते हुए गए कि अमेरिका का इजराइल के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। तो इस तरह की बातें बकवास बातें हैं कि ट्रंप के साथ तनातनी की खबरें, ट्रंप के साथ भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर के खबरें, ट्रंप टैरिफ को लेकर के खबरें, एक अंतरराष्ट्रीय पंचायत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, यूएन के संस्थापक सदस्य देश का प्रधानमंत्री अंतिम समय में अपने दौरे को रद्द करे और इसे ट्रंप से जोड़कर देखा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह उठता है कि 15 सितंबर, जी हां, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री बिहार के पूर्णिया में वर्षों से बंद पड़े एक एयरपोर्ट को चालू करने जा रहे हैं और वो कार्यक्रम यथावत है। उसके बाद का कोई कार्यक्रम किसी को नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं। यहां तक कि 17 सितंबर को जन्मदिन कहां मनाएंगे, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। तो कई सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने वाकई गावस्कर की तरह संन्यास लेने का फैसला किया है। जब लोग ये पूछे कि संन्यास क्यों ले रहे हैं, क्यों आप छोड़ रहे हैं, क्यों नई पीढ़ी को या दूसरे लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं, ये सवाल अब थोड़ा ज्यादा मौजू होता जा रहा है। और इन सब के बीच कुछ और परिस्थितियां हैं जिस पर यदि नजर डाली जाए तो कई सारी चीजें एक साथ साफ होती हैं। 75 साल का नियम किसने लगाया? अघोषित ही सही, लेकिन यह नियम किसने लगाया? 26 मई 2014 को जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बन रही थी, उस वक्त 75 साल वाला नियम भारतीय जनता पार्टी में अघोषित रूप से ही सही लेकिन लगाया गया। तब मंशा क्या थी? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत
सिन्हा, जसवंत सिंह, शांता कुमार, ऐसे लोगों को सरकार में शामिल होने से रोकना। 75 साल से कम थे, 73 या 74 के उस वक्त कलराज मिश्रा हुआ करते थे, उन्हें मंत्री बना दिया गया। कुछ दिनों बाद वो मंत्री नहीं रहे। तब और ये धारणा पुष्ट हो गई कि 75 साल से ऊपर वाले लोगों को नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं करेंगे। 78 साल होते होते बीएस येदियुरप्पा से भी कुर्सी ले ली गई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी। 78 या 77 में उनकी कुर्सी चली गई थी। अब सवाल उठता है कि अघोषित तौर पर ही सही, जो नियम नरेंद्र मोदी ने अपने लिए लगाए, पार्टी के दूसरे लोगों के लिए लगाया, क्या वो नियम उनके ऊपर भी लागू होता है? और क्या इस मन स्थिति में वो आ गए हैं कि एक नया ट्रेंड सेट किया जाए और भारत के पहले ऐसे राजनेता के तौर पर देखे जाए जो पीक पर रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जैसा पद छोड़ दिया? आखिर मोदी के जेहन में क्या चल रहा है? कहीं यह बात तो नरेंद्र मोदी के जेहन में नहीं चल रही कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बॉम्ब होता है और बहुत जल्द ही वो अब हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा खुलासा करने वाले हैं? तो नरेंद्र मोदी को यह डर तो नहीं लग रहा कि एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अमेरिका जाए, न्यूयॉर्क जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने की तैयारी करे, और राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा महादेवपुरा सीट की तरह कोई बहुत बड़ा खुलासा लेकर के और चुनाव संबंधी गड़बड़ी लेकर के सामने आ जाए, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित नेता की जो भूमिका होती है वो सवालों के घेरे में खड़ी हो सकती है। ये तो नरेंद्र मोदी नहीं सोच रहे। प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर तो जा रहे हैं, पहले भी कई सारे विदेश मंत्री गए हैं प्रधानमंत्री की जगह जब प्रधानमंत्री नहीं गए। मसलन दिनेश सिंह गए, मसलन जसवंत सिंह 1999 में गए क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा था। 1-2 सालों तक सुषमा स्वराज ने मोदी के दौर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। लेकिन तब के कार्यक्रम 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले भी कई बार ये तय हो चुके थे कि इस बार प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विदेश मंत्री भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। तो अब कई सारे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर चर्चा गर्म हो चुकी है। जेपी नड्डा का डिनर था आज भाजपा और एनडीए सांसदों के लिए, खासकर भाजपा वालों के लिए। वो डिनर कैंसिल कर दिया गया। क्या कारण था जेपी नड्डा के द्वारा दिया जाने वाला डिनर, जिसकी काफी चर्चा थी 2 दिनों से, उसे अचानक कैंसिल कर दिया गया? और प्रधानमंत्री 8 तारीख को डिनर दे रहे हैं, 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव है, तो क्या 8 तारीख को कोई फेयरवेल डिनर तो नहीं दिया जा रहा प्रधानमंत्री की तरफ से? याद रखिए, 9 तारीख के चुनाव के बाद यदि एनडीए या भाजपा सांसदों को प्रधानमंत्री डिनर देते तो ये चर्चा तेज हो जाती कि प्रधानमंत्री फेयरवेल डिनर दे रहे हैं। अब 7-8 दिनों तक या 10 दिनों तक इस खबर को दबा के रखने के लिए ही तो 9 के पहले डिनर नहीं दिया जा रहा, ताकि लोग ये समझे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों को एकजुट रखने की मंशा से डिनर दिया जा रहा है। और इन सब से आगे बढ़कर एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई है जिस पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। वो घटना है संघ के सरसंघचालक, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा ये कहा जाना कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि 75 साल के उम्र के बाद पद छोड़ देना चाहिए। बकौल मोहन भागवत कभी उन्होंने किसी पर दबाव नहीं बनाया कि 75 के बाद पद छोड़ देना चाहिए। 11 सितंबर को मोहन भागवत भी 75 के हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मोहन भागवत ने ऐसा इसलिए तो नहीं कहा ताकि प्रधानमंत्री यदि पद छोड़ दे 17 सितंबर को, अपने जन्मदिन के दिन, विश्वकर्मा पूजा के दिन यदि पद छोड़ दे, तो बाहर यह मैसेज ना जाए कि संघ ने दबाव डाल करके नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। तो क्या इसकी भूमिका पहले से तो तय नहीं कर दी गई है कि जब भी यह सवाल पूछा जाए प्रधानमंत्री यदि इस्तीफा देते हैं, यदि वो पद छोड़ते हैं, यदि वो वानप्रस्थ की तरफ जाते हैं, और तब यदि यह सवाल पूछा जाता है कि संघ ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो दिखाने के लिए वो रिकॉर्डिंग लोगों के पास, भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं के पास कम से कम रहे कि संघ प्रमुख ने खुद ही साफ कर दिया था कि हमने किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स जो दिखाई दे रहे हैं, उस चेन ऑफ इवेंट्स को देखने के बाद तो कई सारी चीजें साफ हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या है कि 17 सितंबर के बाद, हमारे सुधी दर्शकों में से किसी को भी यदि आजकल में ये पता हो कि 17 सितंबर के बाद, यानी प्रधानमंत्री जिस दिन 75 साल पूरे कर रहे हैं, उसके बाद उनका कोई भी दौरा या कार्यक्रम इस देश के किसी भी हिस्से में
या भारत के बाहर के किसी भी हिस्से में किसी के पास भी कोई सूचना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा अमुक जगह का फाइनल हो चुका है, प्रस्तावित ही नहीं है बल्कि वो मुहर लग चुकी है, तैयारी चल रही है। एक 26 सितंबर का संयुक्त राष्ट्र महासभा का था और कोई कार्यक्रम किसी को 15 सितंबर के पूर्णिया दौरे के बाद का नहीं पता है। आखिर प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी वैसे भी सरप्राइज देते रहते हैं। जब नोटबंदी आई तब भी सरप्राइज दिया, अब भी सरप्राइज दे रहे हैं। जब मणिपुर जल रहा था, पूरी दुनिया में भारत की छीछा लेदर हो रही थी, प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ बोले, इसके लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ा, तब भी प्रधानमंत्री मणिपुर का म बोलने से परहेज कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री मणिपुर जा रहे हैं। जिस जीएसटी का बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध किया, प्रस्तावित जीएसटी का, बतौर प्रधानमंत्री जीएसटी लाए, राहुल गांधी ने उसे गब्बर सिंह टैक्स तक कहा और तब जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार संसद में घंटा बजवा रही थी। जैसे लग रहा था कि शेयर मार्केट हो गया है, संसद स्टॉक एक्सचेंज हो गया है और घंटा बजाकर जीएसटी को लागू करने की घोषणा आधी रात को की जा रही थी। उस वक्त जीएसटी के स्लैब को लेकर, 4 स्लैब को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उस वक्त तो सत्ता अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई थी, लेकिन जाते जाते जीएसटी को 4 की जगह 2 स्लैब में परिवर्तित करने का प्लान ये किस तरफ इशारा करता है? क्या प्रधानमंत्री अब जाते जाते इस मोड में आ गए हैं कि सत्ता छोड़ने का वक्त करीब आ गया है तो कुछ चीजों को सुधार दिया जाए? आज की तारीख में हम में से किसी को नहीं पता है कि 17 सितंबर को या उसके बाद इस देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा या इस देश को नरेंद्र मोदी के साथ ही 2029 तक या जब तक सदन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस सरकार को चलवाते रहेंगे, जब तक वैकल्पिक सरकार के लिए नायडू नीतीश यानी नानी फैक्टर के साथ इंडिया अलायंस के दलों का कोई मतैक्य नहीं बनेगा, तब तक मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना होगा। किसी को अभी कुछ भी पता नहीं है कि बीजेपी में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह को भी पता नहीं होता कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, नोटबंदी हुई थी, शरद यादव ने राज्यसभा में पूछा था कि क्या अरुण जेटली वित्त मंत्री को यह पता था कि नोटबंदी होने वाली है? और पूरे देश में जो धारणा थी वो यही थी कि प्रधानमंत्री और कुछ पीएमओ के अधिकारी, कुछ वित्त मंत्रालय के अधिकारी और एकाध आरबीआई के अधिकारियों के सिवा किसी को नहीं पता था कि नोटबंदी होने वाली है। तो प्रधानमंत्री सरप्राइज देते रहते हैं और जब सरप्राइज प्रधानमंत्री देते रहते हैं तो क्या प्रधानमंत्री के पिटारे में एक और सरप्राइज है? क्योंकि परिस्थितियां जिस तरफ जा रही है उसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री 17 सितंबर को पद छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कसमकस है। भाजपा अपना अध्यक्ष पिछले 16-17 महीनों से चुन नहीं पा रही है। जेपी नड्डा कार्यवाहक की भूमिका में अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद लगातार 16-17 महीनों से देश के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष दोनों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। लेकिन देश का स्वास्थ्य कैसा है, देश की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कैसा है, उस पर मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग एक लंबा चौड़ा ड्राफ्ट संघ को पहले ही दे चुके हैं। हाल फिलहाल दिया है उन्होंने कि देश में आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी मोदी सरकार की नीतियों से कैसे बढ़ी है, दाता और पाता में समाज कैसे विभक्त होता जा रहा है। और मुरली मनोहर जोशी जैसे अर्थव्यवस्था, जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेता वामपंथी या लिबरल वामपंथ, उदार वामपंथ का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्थशास्त्री माने जाने वाले अमर्त्य सेन की धारणा को कोट करते हुए यदि संघ को पिटीशन दे रहे हैं तो इसके मायने समझे जा सकते हैं कि देश के अंदर की परिस्थितियां क्या है। और जब परिस्थिति ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 75+ का दबाव और चर्चा खुद मोहन भागवत ने शुरू की, मोरोपंत पिंगले का उल्लेख करते हुए शुरू की। राहुल गांधी एटम बॉम्ब से हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं और चर्चा यह है कि बनारस लोकसभा सीट के बारे में कहीं कोई बड़ा खुलासा लेकर सामने आ सकते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में हालात और ज्यादा प्रतिकूल हो, बिहार के चुनाव में कोई प्रतिकूल नतीजा न निकले, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हटा पाना भाजपा के लिए संभव दिखता नहीं है, उत्तर प्रदेश में कमंडल के ऊपर फिर से मंडल हावी होता जा रहा है, यह अखिलेश यादव के पीडीए ने लोकसभा चुनाव के समय ही स्पष्ट कर दिया था। संविधान बचाओ का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के नैरेटिव को पलीता लगाता जा रहा है। जाति जनगणना की मांग पर भारी मन से ही सही विपक्ष के दबाव के सामने झुकते हुए भाजपा सहमत हो चुकी है।
तो ये सारे काम करने के बाद, सारी परिस्थितियों के उत्पन्न होने के बाद, 11 साल 3 महीने सत्ता में बिताने के बाद अब प्रधानमंत्री रिटायरिंग मोड में तो नहीं आ गए। आखिर क्या कारण है कि 17 सितंबर के बाद के प्रधानमंत्री के किसी भी कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि वो कहां जाएंगे, कहां ट्रेन को, वंदे भारत को झंडी दिखाएंगे, हरी झंडी, कहां जाकर के प्रधानमंत्री किसी को मन की बात करेंगे, A+B में एक्स्ट्रा 2A भी बताएंगे, कहां जाकर के ट्रेन में सीट नहीं मिलती है तो कैसे किसी का हाथ देखने लगते हैं तो सीट मिल जाती है उन्हें, कहां जाएंगे, किस कार्यक्रम में जाएंगे, कैसी बातें करेंगे, ये कहीं कोई शेड्यूल किसी के पास नहीं है कि आखिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 17 सितंबर के बाद क्या है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो क्या अमित शाह को ही बनाएंगे? नंबर 2 पर रहने वाले नेता को क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? भारत के इतिहास में ऐसी परंपरा नहीं है। कई सारे लोग इस बात को मानने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी अगर खुद से इस्तीफा देते हैं तो इस देश में अब तक दलित समाज का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो क्या दलित समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद दे करके तो नहीं जाएंगे ताकि उसका क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी के खाते में दर्ज हो कि नरेंद्र मोदी ने देश को पहला दलित प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़कर दिया। इतिहास में अमर होने की लालसा इस धरती पर, पृथ्वी पर आने वाले हर व्यक्ति को होती है, कोई विचारधारा को मानने वाला हो। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने लिए टारगेट क्या सेट कर रखा है? बहुमत की जगह अल्पमत में वो आ गए, 400 पार का नारा फिसल गया, बैसाखियों के सहारे सत्ता चलाने की मजबूरी सामने आ गई, लगातार एटम बम और हाइड्रोजन बम की प्रतीकात्मक बातें विपक्ष की तरफ से चल रही है, संघ 75 साल वाला शिगुफा छोड़ रहा है और फिर उस पर धीरे से पानी भी डाल रहा है, और इन सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में एक तरफ ट्रंप जिस प्रकार से भारत सरकार की मौजूदा नीतियों और डेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की अमेरिका में अगवानी हो रही है, उसके बाद क्या नरेंद्र मोदी गावस्कर वाले संन्यास की कोशिश कर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे? और क्या वाकई यदि नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस्तीफा देते हैं तो क्या उनका संन्यास गावस्कर वाला संन्यास माना जाएगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं। बात दलित प्रधानमंत्री की हो रही है। मुझे भाजपा के कई नेताओं ने निजी तौर पर बताया कि अगर कहीं प्रधानमंत्री पद छोड़ते हैं, किसी को नहीं पता छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर कहीं वो पद छोड़ते हैं तो क्या पता किसी दलित नेता को प्रधानमंत्री बना ही दे। और वैसे भी नरेंद्र मोदी के दौर में अजब अजब करिश्मे देखने को मिले हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी यानी एक कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यहां तो पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जा रहा है। पूर्व राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार में मंत्री बनवा रही है, स्टेट गवर्नमेंट में। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल से राज्य सरकार में मंत्री पद तक पहुंच गई। तो कुछ भी मोदी के दौर में हो सकता है। और देखते जाइए, दबाव के बीच गावस्कर वाले संन्यास की तरफ मोदी बढ़ते हैं या कपिल देव वाले संन्यास का इंतजार करते हैं, जब देश के लोग ये सोच रहे थे कि कैसे रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड कपिल देव तोड़े, विश्व में सबसे ज्यादा विकेट कितनी जल्दी वो ले और जल्दी से जल्दी अब क्रिकेट छोड़ दे। वो संन्यास नरेंद्र मोदी अपने लिए तय कर रखा है उन्होंने, या वाकई गावस्कर वाला संन्यास तय कर रखा है? कम से कम 17 सितंबर के बाद का शेड्यूल मोदी जी का कहीं किसी को मिले, कोई हो तो बता सकते हैं हमें। मेरी जानकारी में ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है मोदी जी का। आखिर कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी न तो अध्यक्ष चुन पा रही है, भारतीय जनता पार्टी न तो 75+ के फॉर्मूले को लेकर कोई संतोषजनक जवाब दे पा रही है, और देश की समस्याओं पर, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर तो जवाब की उम्मीद करना ही बेमानी हो जाता है। खासकर उस परिस्थिति में बेमानी हो जाता है जब विदेश मंत्री एक इंटरव्यू में खुद ही कहते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, यानी अपनी लाचारी को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन क्या हालात के सामने लाचारी का प्रदर्शन विदेश मंत्री इंटरव्यू में तो कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री ने भी लाचारी को अवसर में बदलने का एक सुनहरा अवसर खुद के लिए देख लिया है? आपदा में अवसर की बात तो कई बार सुनी है, लाचारी में अवसर की बात भी प्रधानमंत्री करने की तरफ तो नहीं जा रहे हैं।
देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।